स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, स्वागत के साथ ही आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि आज हम पूर्व की कक्षा में शुरू कर चुके बिंदु समास के प्रकारों को आगे बढ़ाएंगे। समास के प्रकारों की बात करें तो पूर्व कक्षाओं में हमने जाना था कि समास के 4 भी प्रकार होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि 4 जवाब होगा या 5 जवाब होगा या 6 जवाब होगा। तो आज हम हिंदी भाषा के जो 6 प्रकार हैं उन पर विस्तार से चर्चा आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा समास के भेद जो आज हम शुरू करने वाले हैं, उसमें अव्ययी भाव समास को। किसको शुरू करेंगे दोस्तों? अव्ययी भाव समास। अब नाम के अनुसार ही काम है इसका। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है? ऐसा समास जो अव्यय का भाव देता हो। अव्ययी, अव्यय का भाव देने वाला समास। ऐसा समास जो हमें अव्यय का भाव देता है। अव्यय के भाव देने वाले समासों को अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। समझो, अव्यय हमने जाना था कि अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। अव्यय अर्थात अविकारी। अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? अविकारी है। और अव्यय या जो अविकारी नाम होता है, इस अव्यय या अविकारी का मतलब यह होगा कि ये शब्द परिवर्तित नहीं होते, अर्थात इनमें बदलाव नहीं होते। और जब अव्यय शब्द या अव्ययी शब्द बन जाता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अव्ययी भाव समास भी कुछ इसी प्रकार के अपरिवर्तनीय शब्द होते हैं, लेकिन परिभाषा कुछ और कहती है। पदों की प्रधानता के आधार पर हम बात करें तो पूर्व की कक्षा में हमने जाना भी था, कल की कक्षा में हमने जाना भी था कि अव्ययी भाव समास जो होता है वह प्रथम पद प्रधान समास होता है। कौन सा समास होता है ये? प्रथम पद प्रधान समास होता है। दोस्तों, कौन सा होता है? प्रथम पद प्रधान समास होता है। कहने का मतलब है जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। एक बात हम जान चुके हैं। अब बात आती है दूसरी कि पहला पद तो प्रधान होगा, लेकिन प्रधान का मतलब क्या है? तो प्रधान से मतलब होता है अव्यय। प्रधान से मतलब होता है अव्यय, या प्रधान से मतलब होता है अविकारी, या फिर प्रधान से मतलब होता है ऐसा मुख्य पद जो विग्रह के दौरान परिवर्तित नहीं होता है। प्रधान से मतलब होता है मुख्य या ऐसा अविकारी जो विग्रह के दौरान परिवर्तित नहीं होता हो। तो अब हम अव्ययी भाव समास की शब्द से परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जिस समस्त पद में प्रथम पद, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो। यहां तक एक बात पता चल चुकी। अब एक बार जरा ध्यान दीजिए, अव्यय होगा तो जाहिर सी बात है अविकारी होगा, और अविकारी होगा तो वह योग किसके साथ में करेगा? विकारी के साथ में करेगा। और विकारी का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है? संज्ञा, या फिर क्या आता है? सर्वनाम, या फिर क्या आता है? विशेषण, और या फिर क्या आती है दोस्तों? क्रिया। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। और अव्ययी भाव समास में ध्यान रखना, अव्यय या अविकारी के रूप में क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्तों? उपसर्ग जुड़ता है। अभी हम बिंदु पर आएंगे। ये सहायक तत्व हैं जो हमें जानना बेहद आवश्यक है। अव्ययी भाव समझ में केवल अव्ययी भाव से ही नहीं, सभी समासों के लिए एक जो बैकग्राउंड भूमिका होती है वह हमारे मस्तिष्क में एक मनोदशा हमें बदलनी होगी कि परिभाषा रट के जवाब नहीं दिया जाएगा। हम इस समास के तथ्य को निकाल लेंगे कि समास की वास्तविक जड़ क्या होती है। इसकी बारीकियां हम समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि अव्यय या अविकारी जो है वो विकारी के साथ योग करेगा, और हम अव्यय या अविकारी में उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों की ही बात करें तो ये दोनों के दोनों शब्द ही योग किसके साथ करते हैं, विकारी पदों के साथ योग करते हैं। अर्थात अव्यय या उपसर्ग या प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ ही योग करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का योग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अलावा अन्य किसी पद के साथ नहीं होता। समझ में आई बात? पुनः बोल रहा हूं, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के दोनों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अर्थात उपसर्ग जो होता है वह उसके किसके पहले आएगा, विकारी शब्द से पहले सदैव, और प्रत्यय है वह किसके बाद आएगा, विकारी शब्द के बाद हमेशा। ये नियम है। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तब इस बात पर मैं पुनः प्रकाश डालूंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय का योग सदैव विकारी शब्दों के साथ ही होता है, इनके अलावा किसी के साथ नहीं होता। और समास के संदर्भ में बात की जाए तो समास में हमारा केवल संज्ञा और विशेषण महत्व रखते हैं। सर्वनाम और क्रिया हम समासों में इतनी महत्व से नहीं लेते। तो हमें संज्ञा और विशेषण को समझना है समास के संदर्भ से। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो या इसके साथ या उपसर्ग हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। अब उपसर्ग लिखते ही आपके जहन में आ गया होगा कि बाद वाला पद क्या होगा। तो अव्यय या उपसर्ग है तो बाद वाला पद क्या होगा, विकारी होगा। और विकारी में केवल दो ही चीज, या तो संज्ञा या विशेषण। तो विशेषण होता है कर्मधारय समास में। तो दोस्तों यहाँ केवल क्या होगा, उपसर्ग हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, बाद वाला पद संज्ञा हो, एवं समस्त पद अर्थात सारा का सारा पद। जब अविकारी के साथ विकारी का योग होगा तो पूरा पद ही अविकारी बन जाता है। सम और विषम संख्या के योग से बनी संख्या विषम होती है। अविकारी और विकारी के योग से बनने वाला शब्द भी अविकारी होता है। अर्थात बाद वाला पद संज्ञा एवं समस्त पद अव्यय का भाव देता है। समस्त पद अव्यय का भाव देता है, और अव्यय का भाव देता है इसीलिए इसको अव्यय का भाव देने के कारण ही क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। 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 पुनः सुन लीजिए, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और बाद वाला पद संज्ञा हो तथा समस्त पद अव्यय का भाव देता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसे ही हम क्या कह देंगे दोस्तों, अव्ययी भाव समास कह देते हैं। जैसे हम बात करें, शब्द मैंने लिखा आजीवन, शब्द मैंने लिखा भरपेट। आजीवन का विग्रह हो जाएगा जीवन भर, और भरपेट का हो जाएगा पेट भरकर। पेट भरकर। उदाहरण के मैंने लिख दिया यथार्थ। यथार्थ अर्थात अर्थ के अनुसार। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थ के अनुसार। मैंने लिखा यथाशक्ति। यथाशक्ति, और इसका विग्रह क्या लिखेंगे, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। पहले यह जानो परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा और आपको चुनना कैसे है। ये केवल रटने के लिए होते हैं सब। उदाहरण और परिभाषाएं क्यों लिखते हैं, ताकि हम बार बार पढ़ सकें। लेकिन बार बार पढ़ने से तब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी जब तक यह हमें समझ नहीं आएगा। समझना जरूरी है। देखो, इन सभी पदों को, सामासिक पदों को हम देखते हैं तो हमें एक कॉमन बात इनमें नजर आ रही है, और वह क्या है, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है आ, इधर जुड़ा हुआ है भर, यहाँ जुड़ा हुआ है यथा, और यहाँ भी जुड़ा हुआ है यथा। अर्थात इन सभी
सामासिक पदों में हम देख पा रहे हैं क्या जो विशेष तथ्य आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ। सब में क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है। दूसरी बात देखो, जीवन, पेट, अर्थ, शक्ति, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात आ गई, बाद वाला पद क्या है? संज्ञा है। बाद वाला पद क्या है? संज्ञा है। अरे भाई, हमें इतनी बात तो जानने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें तो केवल यही तो जानना था कि अव्ययी भाव समास जहाँ भी होगा वहाँ पहला पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब अविकारी होगा। हम उसे बदल नहीं सकते। क्या आप आ को बदल सकते हो? क्या आप भर को बदल सकते हो? क्या आप यथा को बदल सकते हो? क्या आप यथा को बदल सकते हो? नहीं। तो ये सारे के सारे अविकारी शब्द हैं, अर्थात अव्यय हैं। आगे क्या लिखा है इसने? या उपसर्ग हो। देखिए, आप भी उपसर्ग है, भर भी उपसर्ग है, यथा भी उपसर्ग है और यथा भी उपसर्ग है। तो यदि पहला पद अव्यय या उपसर्ग मिल रहा है और अभी अभी हमने जाना था, क्या जाना? कि उपसर्ग हो या प्रत्यय, उपसर्ग हो या प्रत्यय सदैव कैसे शब्दों के साथ जुड़ते हैं? विकारी शब्दों के साथ। यह फॉर्मेट हमें जहन में सदैव के लिए स्थायित्व प्राप्त कर देना है कि विकारी शब्द से पहले जुड़ेगा तो उपसर्ग जुड़ेगा और बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय जुड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि उपसर्ग और प्रत्यय क्यों होता है ये जानो। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए कहा जाता है कि जब भी ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय को किसी भी पद के साथ हम जोड़ते हैं तो उसे ये बदल देंगे। बहुत सुना है, किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग के योग से नया शब्द बनेगा तो शब्द बदल गया। प्रत्यय के योग से किसी भी शब्द के साथ प्रत्यय के योग से हम नया शब्द बनाएंगे तो शब्द बदलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी हमें उपसर्ग या प्रत्यय का योग करना हो तो हम उसी के साथ तो जोड़ेंगे जो बदला जा सके। और बदले जाने वाले शब्दों को मेरे दोस्तों विकारी शब्द कहा जाता है। बदले जाने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया ही होंगे। इन चार के अलावा कोई शब्द है ही नहीं जो बदला जा सके। और विशेष समास की बात करें तो विशेषण और संज्ञा से ही हमारा वास्ता पड़ने वाला है, क्रिया और सर्वनाम से वास्ता नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि विकारी के पहले क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो ये उपसर्ग या अव्यय जो है वह हमें कहाँ मिल रहा है? अव्ययी भाव समास में मिल रहा है। और बाद वाला पद क्या है? विकारी। और विकारी के रूप में भी हमें पता है क्या है? संज्ञा। क्योंकि मैंने बताया 4 विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों में से केवल 2 हमारे काम के हैं, संज्ञा और विशेषण। विशेषण सेपरेटली कर्मधारय समास में पढ़ेंगे, विशेषण को सेपरेटली कर्मधारय समास में पढ़ेंगे तो हमारे पास कौन सा बच गया? केवल संज्ञा बच गया। तो हम यही तो कहेंगे, जैसा कि इधर देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है कि पहला पद अव्यय हो, अव्यय था, उपसर्ग हो, उपसर्ग था, तथा बाद वाला पद क्या है? संज्ञा। दोस्तों सभी में देखो, जीवन, पेट, अर्थ और शक्ति, ये सब के सब क्या हैं? संज्ञा पद हैं। तो अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि जहाँ भी आपको उपसर्ग के साथ संज्ञा पद लिखा हुआ मिल जाए, अर्थात अव्ययी भाव समास की सार रूप में हम बात करें तो अव्ययी भाव समास का जो सार लिखने वाला हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद में क्या होगी? संज्ञा होगी। यह इसका मास्टर स्ट्रोक हो गया, यह इसका मूल रूप हो गया कि अव्ययी भाव समास की इतनी बड़ी परिभाषा और इतने सारे उदाहरण हम इसलिए लेते हैं कि आपके जहन में यह हो जाए कि हाँ, सर ने परिभाषा भी बताई है, सर ने उदाहरण भी बताया है। लेकिन दोस्तों परीक्षा में यदि आप 1 मिनट में से भी सेकंड बचाना चाहते हो, कुछ सेकंड्स में आप अगर प्रश्न का जवाब सही देना चाहो तो यह वाला तरीका अपनाना होगा कि उपसर्ग होगा, उसके बाद संज्ञा होगी। हम कतिपय उदाहरणों से और इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण भी हम इसके ले सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, और उदाहरणों की हम चर्चा करना चाहें तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ
शब्द है मेरे पास मरणोपरांत। मैं बहुत अच्छे शब्द ले रहा हूं, क्यों लूंगा इसकी वजह भी आएगी अभी। जीवन पर्यंत, विवाहेतर, विवाहोपरांत, यहां पर मैंने 4 शब्द और लिख दिए। अभी अभी आप कहेंगे सर आपने मास्टर स्ट्रोक सूत्र में यह लिखा कि उपसर्ग के बाद में क्या होगी, संज्ञा होगी। अरे भाई यहाँ उपसर्ग कहाँ है, मरण मरना, जीवन विवाह और विवाह। यहाँ तो हम देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, इन सभी के सभी में हमें क्या मिल रहा है, इन सभी के सभी में हमें मिल रहा है उपसर्ग तो हमें मिला नहीं। यहाँ पर क्या मिली, यहाँ पर मिली है संज्ञा, और संज्ञा के बाद क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन सभी का एक जैसा ही हालात है। यहाँ देखो विग्रह क्या होगा, विग्रह हो जाएगा आपका मरण के उपरांत, मरण के उपरांत। जीवन पर्यंत का क्या हो जाएगा, जीवन भर, जीवन भर। यह आपके आजीवन का ही पर्याय शब्द हो गया है। उसके बाद में बात करें विवाहेतर है, विवाह से इतर, विवाह से इतर, विवाह से इतर। हम बात करें विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत या विवाह के उपरांत यानी बाद में। यहाँ पर मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है, ये उदाहरण मैंने क्यों लिए, जानबूझकर यह उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं ताकि आप यह जान सको कि बहुत बार ऐसे शब्द भी हमें दे दिए जाते हैं, जैसे शब्द आ गया विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक। विग्रह क्या हो जाएगा इसका, विश्वास के साथ। क्या हो जाएगा, विश्वास के साथ। अब मैं यहाँ रटने और समझने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग कर देता हूँ। अगर आपने फैक्ट याद किया तो आप इस परिभाषा को रट के चले जाओगे। पहला पद अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। पता चला ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें पहला पद न तो अव्यय और न उपसर्ग। इन सभी में पहला पद है जो दोस्तों वह क्या है, इन सभी में पहला पद हमें संज्ञा मिल रहा है। तो यह तो हमारे नियम को उलट पुलट कर देता है। अरे भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही विद्यार्थी भ्रमित होगा जिसे ये नहीं पता कि अव्ययी भाव समास के भी 2 भेद होते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगी। क्या, अव्ययी भाव समास के 2 भेद, अव्ययी भाव समास के 2 भेद। पहला भेद क्या है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। बहुत अच्छे नाम हैं, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। किताबों में नहीं मिलेगा, मत पलटिए पन्ने। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास अर्थात ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय है। देखो पहला पद अव्यय है, पहला पद अव्यय है, यह है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। यह क्या है दोस्तों, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास है। और दूसरे प्रकार की हम चर्चा करें वह होगा नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा दोस्तों, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास क्या चीज है, नाम का मतलब संज्ञा। नाम का मतलब क्या है, संज्ञा। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था कि दुनिया के सब नाम क्या हैं, संज्ञा हैं। नाम का मतलब संज्ञा होता है। तो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास अर्थात ऐसे अव्ययी भाव समास जिसमें संज्ञा पद पहले लिखा जाता है। और ये सारे के सारे, ये समग्र उदाहरण जो हैं वो किसके हैं, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के। किसके हैं, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के समस्त उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रखे हैं। ये बताना इसलिए आवश्यक था
कि अब आप फाइनल तो यही सोचेंगे, हालांकि बहुत छोटे एग्जामों में यही से आपके सारे प्रश्नों के जवाब निकल जाते हैं, एकमात्र इसी से। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसको आप इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कहोगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य तो यही हो गया। लेकिन क्या पता परीक्षा में पेपर बनाने वाले के मस्तिष्क में यह बात आ गई तो आपको शब्द भी यहाँ से देगा, और यहाँ से शब्द देगा तो उस स्थिति में मेरे दोस्तों आपका प्रश्न सही जाए। इसलिए मैं यह चीज़ भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको रखी है। तो पुनः सुन लीजिए पूरी बात को। अव्ययी भाव समास में क्या होगा, मोस्टली हमें पहला पद उपसर्ग या अव्यय मिलेगा, बाद वाला पद संज्ञा मिलेगा, और ऐसी स्थिति को कहा जाता है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। क्या कहा जाता है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये रहा जो कॉमन स्थिति हमें सदैव मिलती है, यह हम किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन यदा तदा, बहुत बार यत्र तत्र, सर्वत्र तो नहीं, यत्र तत्र हमें मिल जाते हैं इस प्रकार के शब्द। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के उदाहरण मिल जाते हैं, अर्थात संज्ञा शब्द को पहले लिख दिया जाता है और लक्षण अव्ययी भाव समास के होते हैं। तो वहाँ भी हम भ्रमित नहीं होंगे। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, आप इसको भी एक बार गौर से देख लीजिए। अभी अव्ययी भाव समास पूर्ण नहीं हुआ है, हम इसमें और चर्चा अभी सम्मिलित करने वाले हैं। यहाँ तक का लिखो मेरे दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। तो यह था हमारा कौन सा, समास का अव्ययी भाव का पारिभाषिक परिचय। अब इसी से जुड़ती एक महत्वपूर्ण बात और आएगी, जो विशेष तथ्य है अव्ययी भाव समास के विशेष तथ्य। बिल्कुल, अव्ययी भाव समास के लिए विशेष। बहुत बार ऐसे भी प्रश्नों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अव्ययी भाव समास के लिए विशेष क्या है वो समझो। अव्ययी भाव समास में हमने अब तक क्या जाना, या तो हमारे पास क्या होगा अव्यय, या फिर क्या होगा उपसर्ग, और उसके बाद में क्या होगी संज्ञा। क्या होगी संज्ञा। अब हम जानेंगे पुनरावृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, शब्दों का दोहरान। अर्थात पहला फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, विशेष में पहला तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, यदि अव्यय शब्द का दोहरान कर दिया जाए, यदि अव्यय शब्द का दोहरान कर दिया जाए, रिपीटेशन, यदि अव्यय शब्द का दोहरान कर दिया जाए तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। मेरे कहने का आशय यह है, मोरल के रूप में हम लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि अव्यय डैश अव्यय, पुनरावृत्ति जिसको कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, पुनरावृत्ति। समझना, मैंने लिखा, बिल्कुल यह बहुत अच्छी चीज है। जैसे लिख दिया गया जगह जगह, लिख दिया साथ साथ, संग संग, ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं, अव्यय हैं, किस प्रकार के, जो आपके लिए दोहराए जा सकते हैं। लिख दिया जाए धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है, एविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है। आ जाए जल्दी जल्दी। तो यदि दोस्तों ध्यान रखना, अव्यय शब्द का दोहरान कर दिया जाए, रिपीटेशन या पुनरावृत्ति, अव्यय डेस अव्यय मतलब एक जैसा दो बार लिख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यह अव्ययी भाव समास के लिए विशेष पहला तथ्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी और भी हम बात करेंगे।
पहले केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप सदैव अव्ययी भाव समास करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसी के विशेष में दूसरे तथ्य की हम बात करने वाले हैं। दूसरा देखो, विशेष का दूसरा, यदि संज्ञा पद का दोहरान कर दिया जाए तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में या हमें समास के रूप में क्या दे दिया गया, संज्ञा दे दी गई, और संज्ञा के आगे पुनः वही संज्ञा लिख दी गई। अर्थात संज्ञा शब्द की आवर्ती कर दी जाए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति कर दी जाए। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे घर घर, विग्रह क्या होगा, विग्रह भी बता देता हूं, जैसे प्रत्येक घर, जैसे आ गया गली गली, अर्थात प्रत्येक गली। शब्द आते हैं रातों रात, अर्थात रात ही रात में। जैसे आता है द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, प्रत्येक द्वार। शब्द आ सकता है नगर नगर, हर नगर या प्रत्येक नगर, प्रत्येक नगर, प्रत्येक नगर। हो सकता है शहर शहर या गांव गांव भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, गांव गांव भी लिखा हुआ मिल जाए। एक बहुप्रचलित शब्द, वही प्रत्येक, और उसके बाद में यहाँ पर शहर और यहाँ पर गांव हो जाएगा। एक बहुप्रचलित शब्द और बता देता हूँ, आता है कानो कान। कानो कान, किसी को कानो कान खबर नहीं, इसका विग्रह होगा कान ही कान में, कान ही कान में। एक आता है हाथों हाथ, रातों रात की तरह ही, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, अर्थात उसी समय के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि संज्ञा पदों की आवृत्ति कर दी जाए, संज्ञा शब्द का दोहरान कर दिया जाए, संज्ञा शब्द का दोहरान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम सदैव अव्ययी भाव समास ही मानेंगे दोस्तों। अव्ययी भाव समास ही हमें मानकर चलना है। तो एक बार हम पूरी बात पर वापस से प्रकाश डालना चाहें तो सबसे पहले हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, महत्वपूर्ण बात पता चल गई, उपसर्ग और संज्ञा। और जिस समस्त में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, बाद में संज्ञा हो, पूरा पद अव्यय का भाव देता है, अव्ययी भाव कहलाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पता चला वो यह है, अव्ययी भाव समास के दो प्रकार जो बहुत कम जगह मिलते हैं, आज आपने जाने हैं। क्या? अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास और नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। उसके बाद हमने इसका एक पहला विशेष बिंदु जाना, वो क्या जाना कि यदि अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो अव्ययी भाव समास होगा। और अंत में हमने एक महत्वपूर्ण बात जानी, वह क्या है कि यदि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, ये आपके अव्ययी भाव से संबंधित वार्ता थी दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास के बाद समास के दूसरे प्रकार कर्मधारय पर। देखो, अब आते हैं हम कर्मधारय समास की चर्चा पर दोस्तों। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, कैसे इसके उदाहरणों को पहचानेंगे, तो दूसरे समास की हेडिंग डाल दीजिए, समास का दूसरा भेद क्या है, कर्मधारय समास। कर्म को धारण करने वाला समास।
अब इस समास को शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले इसकी भी भूमिका को जानो। क्या कहना चाहा है इस समास ने। मैंने अभी अभी अव्ययी भाव समास की चर्चा में आपको बताया, बहुत अच्छे से हम अवगत हो चुके हैं कि अव्ययी भाव समास में संज्ञा के साथ उपसर्ग होता है, या हम कहें संज्ञा और उपसर्ग का महत्व है। ठीक उसी प्रकार से आपके विकारी शब्दों में जो दूसरे प्रकार का विकारी शब्द बचा हुआ है वह कौन सा है दोस्तों, वह है हमारा विशेषण। कौन सा बचा हुआ है, विशेषण। अव्ययी भाव समास की कहानी को समझने से पहले एक बार इस बिंदु से रिलेटेड जो समास में आवश्यकता है उसको जानिए। विशेषण के संदर्भ में यह पता है कि विशेषण विशेषता किसकी बताता है, तो विशेषण विशेषता बताता है संज्ञा व सर्वनाम की। विशेषण विशेषता किसकी बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की। अब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, और समास में हमें किसकी आवश्यकता होती है, समास में जो आवश्यकता है वह किसकी है भाई, संज्ञा की। समास में आवश्यकता किसकी है, संज्ञा की। और अब मैं कहूँ दो समास, कौन से, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों के दोनों ही किससे संबंध रखेंगे, विशेषण से। किससे संबंध रखेंगे दोस्तों, विशेषण से संबंध रखेंगे। अब मैं इतनी बात यदि आपको कह रहा हूँ तो आपके जहन में एक बात और भी आ गई है कि हो न हो पर इन दोनों का भी कहीं न कहीं समास में रोल होगा। किसका, विशेषण के साथ संज्ञा का। और विशेषण के साथ संज्ञा आएगी तो हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा से पहले हमें क्या मिलेगा, विशेषण मिलेगा। संज्ञा से पहले हमें क्या मिलेगा, विशेषण मिलेगा। और संज्ञा से पहले विशेषण क्यों मिलेगा, यह बात भी हम जान लेते हैं। पूर्व की कक्षाओं में जब हम क्रिया विशेषण की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि विशेषण को हम विस्तारक भी कह सकते हैं। विशेषण को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, विस्तारक भी कह सकते हैं। और विस्तारक जो होता है, जिसका भी होता है, उससे कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। अर्थात यदि क्रिया की कोई विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और यह विशेषण कहाँ लिखा जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम से पहले लिखा जाएगा। तो यह जो फैक्ट मैंने लिखा, इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा से पहले क्या लिखा होगा, विशेषण लिखा होगा। दोस्तों यह बात अब जो मैं बोलने वाला हूँ आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। क्या, कि संज्ञा शब्द से पहले विशेषण लगा होगा। इस प्रकार के शब्द हमें दो समासों में देखने को मिलेंगे। एक तो आपका आता है द्विगु समास, और एक आपका आएगा कर्मधारय समास। एक तो द्विगु समास है और एक कौन सा है, कर्मधारय समास। ये दो समास ऐसे हैं जहां हमें संज्ञा के साथ में क्या मिलेगा, विशेषण मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि सर संज्ञा के साथ में विशेषण मिलेगा तो द्विगु होगा या कर्मधारय होगा, हम अंतर कैसे करेंगे। तो दोस्तों अंतर के लिए आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अंतर कैसे करना है वह जानते हैं। और अंतर को हम कैसे समझेंगे, अंतर को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विशेषण होते हैं वो सदैव किसके साथ में जुड़े होंगे, संज्ञा के साथ। विशेषण जो है वो किसके साथ में जुड़ा होगा, संज्ञा के साथ में जुड़ा होगा। और विशेषण जब संज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो आपके पास दो प्रकार के समास बन सकते हैं। एक तो आपके पास बनेगा कौन सा, द्विगु, और एक बनेगा कौन सा, कर्मधारय। अब कब कर्मधारय होगा और कब द्विगु होगा, इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपको इस विशेषण को दो भागों में बांट लेना होगा। अब आप कहेंगे कि श्रीमान जी विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, हम दो भागों में कैसे बांटें। तो दोस्तों विशेषण को हमें दो भागों में बांटना है। वह कैसे बांटना है बता रहा हूँ।
एक विशेषण तो होता है संख्यावाची। एक विशेषण तो कौन सा होता है? संख्यावाची विशेषण। दोस्तों संख्यावाची विशेषण वे होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। और मैं कहूँ कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या नहीं बताते, उन सभी को, संख्या नहीं बताने वाले सभी को आप एक ही नाम से संबोधित कर सकते हो, और वह नाम है आपके लिए असंख्यावाची। कहने का मतलब यह हुआ कि गुणवाचक होगा तो भी असंख्यावाची है, परिमाणवाचक होगा तो भी असंख्यावाची है, संकेतवाचक या सार्वनामिक होगा तो भी असंख्यावाची है, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा तो भी असंख्यावाची है। तो विशेषणों को संख्या के आधार पर हम दो भागों में बांट चुके। एक हो गया संख्यावाची विशेषण और एक हो गया असंख्यावाची विशेषण। तो जो संख्यावाची विशेषण हैं दोस्तों, वे किसमें होते हैं? द्विगु समास में। वे किसमें होते हैं? द्विगु समास में। परिभाषा की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। परिभाषा की स्लाइड देखो, हेडिंग डाल के छोड़ रखी है मैंने। पहले हम जान रहे हैं इसकी बेसिक बेस को। तो संख्यावाची विशेषणों का संबंध कौन से समास से होगा? द्विगु समास से। तो बचे हुए सारे के सारे विशेषण किस में चले जाएंगे? कर्मधारय में। बचे हुए सारे किस में चले जाएंगे? कर्मधारय समास में चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मधारय समास में दो चीजें होती हैं, एक होता है विशेषण, एक होती है संज्ञा। और विशेषण की भाषा में जो विशेषण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है विशेषक। क्या कहा जाता है? विशेषक। और जो संज्ञा होती है उसे कहा जाता है दोस्तों विशेष्य। उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि कर्मधारय में क्या चीज पाई जाती है, तो आप कह दोगे कर्मधारय में विशेषक विशेष्य पाए जाते हैं। कर्मधारय में विशेषक विशेष्य पाए जाते हैं। और जब हमने विशेषण पढ़ा था उस समय मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि विशेषक विशेष्य में वही संबंध है जो उपमान और उपमेय में है, जो उपमान और उपमेय में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषक विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध कौन से समास में होगा? कर्मधारय समास में होगा। कौन से में होगा दोस्तों? कर्मधारय समास में होगा। अब आते हैं हम हमारे बिंदु की तरफ। उससे पहले एक उदाहरण से इस बात को हम और स्पष्ट कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा खुशबू। खुश यानी अच्छी, और बू का अर्थ होता है गंध। बू का अर्थ क्या होता है? गंध। बहुत अच्छे से समझो इस बात को। बारीक सा उदाहरण लिया है, खुश बू। खुश का मतलब क्या होता है? अच्छी, और बू का मतलब क्या है? गंध। अर्थात गंध कैसी है? अच्छी है, अर्थात अच्छी गंध। तो यहां पर इस गंध का, इस अच्छी शब्द से हमें विशेषण पता चल रहा है, गुणवाचक विशेषण इसमें आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस खुशबू शब्द में विशेषक विशेष्य का संबंध पाया जाता है। इस खुशबू शब्द में उपमान उपमेय का संबंध हमें देखने को मिल रहा है, अर्थात यहाँ कर्मधारय समास हो रहा है। अब आ सकते हैं हमारी परिभाषा पर। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे कर्मधारय समास की। तो जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में विशेषक विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाएगा। जब आपको ऐसी स्थिति मिल रही है, जब आपको ऐसी स्थिति मिल रही है कि या तो उपमान और उपमेय का संबंध हो
या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। तो जब आपको इस प्रकार की स्थितियां मिल रही हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर कर्मधारय समास मान लेंगे। जैसे हम बात करें, शब्द लिखा हुआ है महापुरुष, क्या लिख दिया गया? महापुरुष। अब इनका विग्रह करते समय, यह वाली बात भी, विग्रह करते समय है जो का प्रयोग किया जाता है। किसका? है जो का प्रयोग। विग्रह के समय है जो का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष है। नील कमल, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? नीला है जो कमल है। का पुरुष, का पुरुष कहा जाता है। कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। दोस्तों इतने सारे उदाहरण याद नहीं करने, इनमें जो सेंस है, जो भाव निकल कर आ रहा है, हमें उस भाव को समझने का प्रयास करना है। यहाँ भाव निकल कर आया कि इन सभी शब्दों में पुरुष, कमल, पुरुष और आत्मा है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए महासागर, क्या लिख दिया? महासागर। विग्रह क्या हो जाएगा? महान है जो सागर, महासागर। महान है जो सागर। हो सकता है मैं लिखूं महर्षि, हैं? महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि सभी उदाहरणों में ऋषि, सागर, आत्मा, पुरुष, कमल और पुरुष, इन सब की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे एक शब्द आता है जवान मर्द, आपने पढ़ा होगा, जवान है जो मर्द है, जवान है जो मर्द, जवान है जो मर्द। एक और आता है जैसे मंद बुद्धि। अब बुद्धि का भी विशेषण लिख दिया यहाँ पर है, मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो मंद है, अर्थात मंद है जिसकी बुद्धि। तो ये मंद बुद्धि, जवा मर्द, महर्षि, महासागर, महात्मा, का पुरुष, नीलकमल और महापुरुष, ये सभी शब्दों में हम देख पा रहे हैं कि हमें विशेषक विशेष्य का संबंध मिल रहा है या फिर उपमान उपमेय का संबंध मिल रहा है। जैसे चंद्र खिलौना, चंद्र है जो खिलौना, क्योंकि रूपक अलंकार में जबरदस्ती आरोप कर दिया गया। वही वाली बात यहाँ आ रही है कि जब भी उपमान उपमेय और विशेषक विशेष्य का संबंध पाया जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। यह तो एक परिभाषा और इसके उदाहरण की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करें कि सर जिस प्रकार से अव्ययी भाव समास का, जिस प्रकार से अव्ययी भाव समास में हमने एक मास्टर सूत्र लिया था, कौन सा? उपसर्ग प्लस संज्ञा वाला, तो ऐसा ही क्या यहाँ नहीं हो सकता? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ भी बनाया जा सकता है। और यहाँ क्या बना देंगे हम? यहाँ लिख देंगे विशेषण, और वह भी कौन सा? असंख्यावाची। ध्यान रखना, क्योंकि संख्यावाची तो दोस्तों कहाँ चला जाएगा? द्विगु में चला जाएगा। ये देखो संख्यावाची तो कहाँ है? संख्यावाची विशेषण कहाँ जा रहा है? द्विगु में जा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा। असंख्यावाची विशेषण के साथ में यदि संज्ञा लिखी हुई मिल रही है तो ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हो, ऐसी स्थिति में आप यह कह सकते हो कि समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा।
अब एक बात यहाँ से और जानिए, यहीं पर हमारा बिंदु समाप्त नहीं हो जाता, यहीं पर हमारा यह बिंदु समाप्त नहीं हो जाता। ये तो एक बेसिक से सेंस की बात है जहाँ से हमें उदाहरण मिल जाते हैं, और इन उदाहरणों को परिभाषा से नहीं, हम इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं। इस एक लाइन के सूत्र के आधार पर आप प्रश्न के सही जवाब तक पहुंच सकते हो दोस्तों। लेकिन अभी कर्मधारय समास पूरा नहीं हुआ है। देखो, कर्मधारय समास में जो शेष रही बात है हम उसको बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से हमने जाना था अव्ययी भाव समास में, क्या जाना था अव्ययी भाव समास में, देखो जरा, क्या कि अव्यय अव्यय या फिर संज्ञा संज्ञा, अव्यय अव्यय या संज्ञा संज्ञा की आवर्ती जहाँ भी होगी उस स्थिति में हमें अव्ययी भाव समास करना है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि यदि विशेषण की आवर्ती हो जाए, यदि विशेषण की आवर्ती हो जाए तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में यदि विशेषण की आवर्ती होती है तो जवाब कहाँ से होगा? कर्मधारय से। तो हम लिखेंगे क्या? कर्मधारय समास का विशेष, कर्मधारय समास के लिए विशेष। और कर्मधारय समास के लिए विशेष में पहली महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि यदि विशेषण पद का दोहरान कर दिया जाए तो वहां, यदि विशेषण पद का दोहरान कर दिया जाए तो वहां कर्मधारय समास होगा, तो वहां कर्मधारय समास होगा। मेरे कहने का आशय यह है कि यदि विशेषण पद की बार बार आवर्ती कर दी जाए, मास्टर सूत्र के रूप में हम लिखना चाहें तो हम यह लिख सकते हैं दोस्तों, पुनरावृत्ति हो रही है। विशेषण के साथ में किसकी? विशेषण की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। विशेषण विशेषण दो बार लिख दिया गया, जैसे लिख जाए लाल लाल, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? लाल और ज्यादा लाल, लाल और अधिक लाल। बहुत बार लिखा जाता है जैसे काला काला, वही वाला तरीका, काला और अधिक काला, हरा हरा, नीला नीला। ये तो कुछ है ही। इसके अलावा कई बार युग्म के विशेषण भी आ जाते हैं। युग्म का विशेषण जैसे आता है सफेद झक, सफेद झक। बहुत बार शब्द लिखता है नीला भक्क, शब्द मिलता है काला शाह, काला शाह। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्द भी यदि आपको मिल जाते हैं तो भी आप चिंतित न होना। इस प्रकार के शब्द होने पर भी आप कौन से समास में चले जाएंगे? कर्मधारय समास में चले जाएंगे। इन सभी के आप चाहें तो विग्रह लिख सकते हैं, जैसे काला काला का क्या हो जाएगा? काला और अधिक काला। और काला शाह का भी यही होगा, काला और अधिक काला। नीला भक का भी यही होता है, नीला और अधिक नीला। यहाँ भी सफ़ेद का क्या होगा? सफ़ेद और अधिक सफ़ेद। यहाँ पर हरा हरा का भी यही हो जाएगा, हरा और अधिक हरा, हरा और अधिक हरा। नीला नीला का वही, नीला और अधिक नीला और ज़्यादा नीला है। एक और शब्द आता है इसमें, वो भी मैं आपके सामने उल्लिखित कर देता हूँ, और वह शब्द इस प्रकार से है कुछ, हरा कच्च। यहां दो शब्द आ गए, दो विशेषण हैं। यहां आवर्ती नहीं है, समान विशेषण की आवर्ती नहीं है, लेकिन विशेषण की आवर्ती है। बहुत अच्छे से समझना, विशेषण समान शब्द है यहाँ पर। तो देखो काला काला समान आवर्ती है, हरा हरा समान विशेषण है, नीला नीला समान विशेषण है, लेकिन हरा कच्च ये दोनों विशेषण हैं
पर आवर्ती नहीं है। तो विशेषण विशेषण की आवर्ती तो हो गई, पर दोस्तों समान विशेषण की आवर्ती नहीं हुई। यहाँ हरा है जो, कच्चा है जो, इसका विग्रह होगा जो हरा है जो, कच्चा है जो, अर्थात हरा भी है और कच्चा भी है, हरा भी है और कच्चा भी है। इस प्रकार से भी आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। तो ये कर्मधारय समास का एक विशेष फैक्ट था, जो उस समास के परिभाषा वाले तथ्य से, इस प्रकार के तथ्यों से भी ज़्यादा महत्व का है मेरे दोस्तों यह वाला तथ्य कि विशेषण शब्द की आवृत्ति हो जाती है या विशेषण शब्द युग्म में लिख दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेषण शब्द का युग्म, इसको कहा जाता है विशेषण शब्द का जोड़ा। अर्थात विशेषण शब्द की आवर्ती या विशेषण शब्द युग्म में लिख दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों आप यह कह सकते हो कि वहाँ कर्मधारय समास होगा। यह कर्मधारय समास के लिए विशेष का कौन सा तथ्य था? पहला तथ्य था। कौन सा था? पहला तथ्य था। इस पर एक बार नज़र डालिए, फिर हम दूसरे तथ्य पर चलते हैं। दूसरे तथ्य पर हम चलें तो देखो दूसरा तथ्य क्या है। कर्मधारय समास का विशेष, कर्मधारय विशेष, और कर्मधारय विशेष का कौन सा तथ्य बता रहा हूँ? दूसरा तथ्य। वो दूसरा तथ्य जानने से पहले एक बार मैं आपको वापस से पीछे लेकर चलूँगा। कहाँ पर? यहाँ पर। अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग और संज्ञा जहाँ भी होगी वहाँ कर्मधारय समास होगा। दोस्तों अब मैं एक उदाहरण लिखने वाला हूँ और मैंने लिख दिया क्या? सुपुत्र। अब बताइए कौन सा समास होगा? क्योंकि हम इस फॉर्मेट की बात करें, इस सूत्र की बात करें तो हमारे जहन में एक ही जवाब आ रहा है, उपसर्ग और संज्ञा दी हुई है। तो उपसर्ग और संज्ञा दी हुई होने की वजह से हम देख रहे हैं कि सु उपसर्ग है, पुत्र शब्द संज्ञा है, तो उपसर्ग और संज्ञा हमें मिल रहा है। उपसर्ग और संज्ञा मिल रहा है और उपसर्ग और संज्ञा हमें मिलता है तो नियम तो यह कहता है कि यहाँ अव्ययी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्ययी भाव होना चाहिए। अभी अपना आंसर टिक मत करिए, समझो बेटा। उपसर्ग के साथ में संज्ञा लिखा हुआ है तो अव्ययी भाव होना चाहिए। पर बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है वो जानने की है, और वह तथ्य मैं अब लिखने जा रहा हूँ। उस तथ्य को पहले सुनेंगे, लिखेंगे, फिर हम इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, अर्थात उपसर्ग किसका व्यवहार कर रहा है? विशेषण का व्यवहार कर रहा है। तो वो उपसर्ग थोड़ी रहा, वो तो विशेषण बन गया। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए तो वहां कर्मधारय समास होगा। दोस्तों इस बात को समझेंगे, क्या कहना चाहा है मैंने। सुपुत्र में हमने देखा ये दूसरा विशेष है। सु यानी सु प्लस पुत्र। सु उपसर्ग है, वो किसका अर्थ दे रहा है? अच्छा का अर्थ दे रहा है। पुत्र यानी बेटा कह सकते हो। बेटा कैसा है? अच्छा। तो बताइए ये अच्छा शब्द विशेषण हुआ या नहीं हुआ? अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि यहाँ यह उपसर्ग का नहीं बल्कि विशेषण का व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर यह उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है। और यदि कोई उपसर्ग विशेषण की तरह व्यवहार करता हो तो उसे उपसर्ग नहीं बल्कि विशेषण मानेंगे। और विशेषण की तरह व्यवहार करते ही, विशेषण का नाम आते ही हमारे जहन में एक ही समास का नाम आता है, वह कौन सा होगा?
कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय। अर्थात इस शब्द का अगर समास विग्रह भी आपसे करने को कहा जाए तो आप इस शब्द के समास विग्रह में क्या लिखेंगे? अच्छा है जो पुत्र। क्या लिखोगे? अच्छा है जो पुत्र। अच्छा है जो पुत्र। जैसे शब्द लिखा मैंने सत्परामर्श, अर्थात सही है जो परामर्श। सही है जो परामर्श। सही है जो परामर्श है। सन्मार्ग, यहां भी सत उपसर्ग है दोस्तों। सत उपसर्ग संधि से न बन गया है तो इस सन्मार्ग का क्या हो जाएगा? सही है जो मार्ग। ऐसा ही एक उदाहरण हम पूर्व में देख भी चुके हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं दोस्तों। यहां लिखा हुआ है, ये रहा का पुरुष। का उपसर्ग है, इसको हम उसी स्लाइड पे लेना चाहें तो देखो मैंने लिखा का पुरुष। का अर्थ यहां पर क्या किससे लिया गया है? कायर से। जबकि का अकेला है तो उपसर्ग ही ना। तो यदि कोई उपसर्ग आपका विशेषण की तरह व्यवहार करने लग जाए तो कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष है। सपूत, सही है जो पूत। कपूत, बुरा है जो पूत। कहने का आशय यही हुआ कि यदि कोई उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपको कर्मधारय समास करना होगा। यह बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि हम एक बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि उपसर्ग और संज्ञा की स्थिति में हम कौन सा समास करेंगे? अव्ययी भाव। तो इसी के साथ हमें दूसरी यह बात भी ध्यान रखनी है कि यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा हो, फिर चाहे उपसर्ग के साथ में संज्ञा आ जाए, लेकिन हमारा जवाब कौन से समास में जाएगा? कर्मधारय समास में चला जाएगा। तो आज अभी हमने दो समासों को देख लिया। एक तो देखा है अव्ययी भाव समास को, दूसरा हमने देखा है कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास की क्या क्या स्थितियां होती हैं? तो कर्मधारय समास में बेसिक सी स्थिति क्या थी दोस्तों? सबसे पहले विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया, राजस्थान के स्थानीय बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था। बहुत बार थ्योरी से प्रश्न पूछ लेता है, स्टेटमेंट दे देता है कि किस समास में उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। किस समास में उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है? तो उपमेय उपमान हो या विशेष्य विशेषक हो, आप ये मत कहना कि सर आपने कहा था द्विगु समास में भी होता है। द्विगु समास में होता है दोस्तों, लेकिन संख्यावाची होता है। तो एक अकेला ही है, बाकी सारे विशेषण कहाँ हैं? आपके कर्मधारय में। तो यदि विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध पूछे तो सदैव जवाब हमारा कर्मधारय समास होगा। और द्विगु समास जो अकेला होता है वह केवल संख्यावाची पदों के लिए होगा, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले होंगे। तो एक बार वापस से हम बात करना चाहें तो अव्ययी भाव समास जो है उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना होगा कि अव्ययी भाव समास के उपसर्ग के साथ में क्या होगी? संज्ञा होगी, या फिर उपसर्ग के साथ संज्ञा नहीं होगी तो नामपद पूर्व अव्ययी भाव हो सकता है, या फिर अव्यय की आवर्ती में अव्ययी भाव हो सकता है, या फिर संज्ञा शब्दों की आवर्ती में भी अव्ययी भाव हो सकता है। कर्मधारय में जाना विशेषक विशेष्य या उपमेय उपमान, उसके बाद में हमने जाना विशेषण शब्दों की आवर्ती, और उसके बाद अंत में जाना कि यदि कोई उपसर्ग विशेषण का व्यवहार करने लग जाए तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। तो ये दो समासों की चर्चा हम आज की कक्षा में कर चुके हैं। दोस्तों अगली कक्षा में अगले प्रकार के साथ फिर से आपकी मुलाकात मुझसे होगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद। जय हिंद।